हेलो बच्चों, कैसे हो सब? जल्दी से ज्वाइन हो जाओ क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल के स्ट्रक्चर का एक जनरल ओवरव्यू लिया था। हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को इन जनरल देखा था कि कौन सी सेल कैसी है, जिसमें हमने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत सिंपल होती है और यूकैरियोटिक सेल एक एडवांस्ड सेल है। राइट? आप इमेज देख सकते हो, आप यहाँ पे खुद कंपेयर कर सकते हो एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल को। यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल आपको सिंपल दिखेगी, लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एक तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। आज हम इस प्रोकैरियोटिक सेल को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के साइज के बारे में बात करेंगे और फिर इसकी शेप के बारे में बात करेंगे। साइज की अगर हम बात करें तो इनका साइज क्या होता है बेटा? 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स। ये साइज है एक प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें 0.1 to 0.3 आपके माइकोप्लाज्मा है और 1 to 5 माइक्रोमीटर्स आपके बैक्टीरिया है। राइट? अगर शेप देखें हमारी बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, तो इसमें डिफरेंट तरह की शेप्स आप देख सकते हो बेटा। या तो ये राउंड होगी, या तो ये रॉड शेप्ड होगी, या तो ये स्पाइरल शेप्ड होगी, या तो कॉमा शेप्ड होगी। राउंड को हम बेटा कोकस कहते हैं, रॉड शेप्ड को हम बैसिलस कहते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम स्पाइरलम कहते हैं या इसी को आप स्पाइरोकीट्स भी कह सकते हैं, और कॉमा को हम विब्रायो कहते हैं। ठीक है? तो राउंड कैसे होते हैं बेटा? ऐसे गोल शेप के होते, ऐसे गोल शेप के होते हैं। बैसिलस रॉड शेप्ड होते हैं। स्पाइरलम कैसे होते हैं? ऐसे स्पाइरल शेप के, और विब्रियो होते हैं ऐसे कॉमा शेप के। तो ये डिफरेंट शेप्स है आपके बैक्टीरिया की। यहां पे जो आप याद रखोगे, जो राउंड और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ये ग्रुप्स में रहते हैं। जो स्पाइरल और कॉमा शेप बैक्टीरिया यानी कि स्पाइरलम और विब्रियो है ये अलोन रहते हैं। ठीक है? ये अकेले रह लेते हैं। लेकिन जो राउंड और रॉड शेप्ड हमारे कोकाई है, बैसिलाई है, वो ग्रुप्स में रहते हैं। अगर ये दो का ग्रुप है तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिप्लोकोकस कहते हैं। अगर सिंगल रह रहा है तो इट्स मोनोकोकस। अगर दो दो के ग्रुप में रह रहा है इट इज डिप्लोकोकस। अगर ये चेन फॉर्म में रह रहा है, एक दूसरे के साथ ग्रुप में रह रहा है, लेकिन एक चेन जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टो मींस चेन, तो एक चेन शेप में रह लेते हैं इन अ ग्रुप, तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इसके अलावा और भी शेप्स है, जैसे टेट्राकोकस जिसमें 4 एक साथ रहते हैं, सार्सेना जिसमें टेट्रड होता है, आगे 4 और इसके पीछे और 4। ठीक है? 8 का ग्रुप होता है, 4 आगे 4 पीछे। और स्टेफाइलोकोकस जैसे ग्रेप्स का एक गुच्छा होता है, वैसे ही उस गुच्छे की तरह रह लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेफाइलोकोकस। तो डिफरेंट शेप्स है। कितनी शेप्स है? राउंड है, रॉड शेप्ड है,
कॉमा शेप्ड है और स्पाइरल है। लेकिन राउंड और रॉड शेप्ड ग्रुप्स में रहते हैं। अब ग्रुप्स डिफरेंट नंबर्स उसमें हो सकते हैं। अगर दो दो करके रह रहे हैं तो इट इज डिप्लोकोकस। अगर एक चेन जैसा बना रहे हैं तो इट वुड बी स्ट्रेप्टोकोकस। अगर चार चार के ग्रुप में रह रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, चार चार का ग्रुप, इट्स टेट्राकोकस, आप इसको टेट्राकोकस कहोगे। अगर ऐसे रह रहा है एक टेट्राड बन के, चार चार के ग्रुप्स में, मतलब आगे चार होंगे, पीछे चार होंगे, 8 होंगे, तो उसको सारसेना कहते हैं। और अगर एक गुच्छे की तरह, जैसे एक ग्रेप्स का एक गुच्छा होता है, वैसे रहेंगे तो इट वुड बी स्टेफाइलोकोकस। ओके, इसी तरह से हमारे बैसिलस जो है वो भी, अगर दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दो के ग्रुप में रह रहे हैं तो इट वुड बी डिप्लोबैसिलस। इसी तरह से अगर एक चेन बना रहे हैं तो इट वुड बी स्ट्रेप्टोबैसिलस एंड सो ऑन। तो हमारे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है जो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, कुछ है जो अलोन रहते हैं। तो अकेले कौन रहते हैं? स्पाइरलम एंड विब्रियो। इज इट क्लियर? आपके एनसीईआरटी में बेटा ये चार शेप्स मेंशन्ड है, राउंड शेप्ड, रॉड शेप्ड, स्पाइरल एंड कॉमा शेप्ड। राउंड को क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। रॉड शेप्ड को क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। अच्छा, बैसिलस से कुछ याद आया, सबसे पहला बैक्टीरिया जो एवी लेवेनहॉक ने देखा था वो कौन सा बैक्टीरिया था बेटा? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तब मैंने कहा था इसको बैसिलस कहते हैं, राइट। स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड, उनको क्या कहते हैं? स्पाइरलम कहते हैं। और कॉमा शेप्ड को विब्रियो कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ पे आप देख लो बेटा, कोकस मींस फेयर शेप के होंगे, ऐसे गोल गोल। बैसिलस इज रॉड शेप्ड, अकेले रह रहे हैं या चेन्स जैसी बना रहे हैं या दो दो के ग्रुप में रह रहे हैं। और स्पाइरलम, और स्पाइरलम इज स्पाइरल शेप, जहां पे ऐसे स्पाइरल फोल्डिंग्स में बैक्टीरिया रह रहा है, बैक्टीरिया का शेप है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जैक्ट इमेज है। ये एक एग्जैक्ट इमेज है। आप माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप असल में देखो कि ये बैक्टीरिया कैसा होता है, ऐसा होता है। आपको यहाँ पे डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। क्या? सबसे पहले आपको बाहर ये डार्क ब्लैक कलर का जो दिख रहा है बेटा, ये देखो, ये सेल वॉल है। क्या है? इट इज द सेल वॉल। ये बाहर मोटा सा लेयर, दिस इज द सेल वॉल। उसके अंदर आपको ये पतली सी ये व्हाइट कलर की जो लाइन दिख रही है बेटा, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो पतली सी ये व्हाइट कलर की आपको लाइन जैसी दिख रही है सेल वॉल के अंदर, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में आपको यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियोइड कंटेनिंग नेकेड डीएनए। ये सब क्या है? न्यूक्लियोइड क्या है, नेकेड डीएनए क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ये डॉट डॉट जैसे जो दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये एक एग्जैक्ट इमेज है, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू और आइडिया कि एक प्रोकैरियोटिक सेल को अगर आप रियल में माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो वो कैसे दिखेगी, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ऑलराइट, तो बेटा हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करना सीखते हैं। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करिए। ये मैंने सबसे पहले क्या बनाया? सेल मेम्ब्रेन। अब जो ये दूसरा मैंने बाहर बनाया सेल मेम्ब्रेन के बाहर, दिस इज द सेल वॉल। ओके, और ये जो मैंने बनाया, दिस इज द ग्लाइको कैलिक्स। तो आप देख सकते हो मैंने 3 लेयर्स बनाई। अभी मैं बस बाउंड्री बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स बनाई। सबसे पहले मैंने जो व्हाइट में बनाया है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो रेड कलर में है, दैट इज द सेल वॉल। और उसके बाद एक तीसरी कवरिंग जो मैंने बनाई है, दैट इज द ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइको कैलिक्स में आप दो चीजें याद रख सकते हो, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ये क्या है, ये हम आगे देखेंगे जब हम डिटेल्स में जाएंगे।
अभी हम बस स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा। तो अभी हमने सेल का कवरिंग बनाया, जो सेल के बाहर एक कवरिंग है, जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की बाउंड्रीज है, कवरिंग्स है, उनको बनाया। कितनी है? 3 है। सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेल वॉल है, और उसके बाद सबसे बाहर जो है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। और इन तीनों को बेटा हम मिला के एक नाम देते हैं सेल एनवेलप। क्या कहते हैं? सेल एनवेलप। तो अगर आपसे पूछे सेल एनवेलप क्या है, सेल एनवेलप 3 लेयर्ड एक स्ट्रक्चर है सेल के बाहर, एक प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर, जिसमें 3 लेयर्स है। सबसे पहली सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद तीसरी ग्लाइकोकैलिक्स। और दीज 3 टुगेदर एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। These 3 layers together act as a single protective unit, और together इन तीनों को हम सेल एनवेलप कहते हैं। तो ये तो हो गया सेल एनवेलप, ठीक है। कवरिंग्स 3 जो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर है वो हो गई। अब इसके अलावा इसके बाहर हमको देखने को क्या मिल सकता है? हमको लंबे धागे जैसे मिलेंगे, थिन लॉन्ग फिलामेंट्स, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? जिनको हम फ्लैजेला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमको पतले पतले से थिन फिलामेंट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट, जिनको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्राई। क्या कहते हैं? फिम्ब्राई। और उसके बाद हम लोगों को मोटे मोटे से, छोटे छोटे से और भी एक तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम पिल्लाई कहते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने सेल के बाहर 3 कवरिंग्स देखी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। फिर इस सेल एनवेलप में एम्बेडेड हमने कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। जो सबसे लंबे और बड़े वो हो गए फ्लैजेला। उसके बाद जो सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं लेकिन पतले पतले होते हैं, ठीक है, वो है फिम्ब्राई। और उसके बाद छोटे छोटे लेकिन मोटे मोटे से धागे जैसे, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? पिल्लाई कहते हैं। तो ये 3 हमारे क्या है? ये 3 हमारे सरफेस एपेंडेज है। तो आपसे पूछा जाए सरफेस एपेंडेजेस क्या है, तो इट सिंपली कंसिस्ट ऑफ दीज 3 थिंग्स, फ्लैजेला, फिम्ब्राई एंड पिल्लाई, जो सेल एनवेलप में एम्बेडेड होते हैं। और किसका पार्ट है? एक प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है। ओके, डिफरेंट चीजों का डिफरेंट फंक्शन है, उसकी बात हम आगे करेंगे बेटा। अभी हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस सेल को समझ रहे हैं कि इस सेल का कंपोनेंट क्या क्या है। तो बेटा ये तो सेल के बाहर की चीजें हैं। सेल के बाहर की चीजें हो गई, सेल एनवेलप हो गया और सरफेस एपेंडेज हो गए। सेल एनवेलप में 3 चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और ग्लाइकोकैलिक्स है। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाए तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड देन ग्लाइकोकैलिक्स। इसी तरह से मैंने नंबरिंग की है 1 2 3। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आओ तो ग्लाइकोकैलिक्स पहला होगा, सेल वॉल दूसरा होगा और सेल मेम्ब्रेन तीसरा होगा। क्लियर? ये मैं क्यों कह रही हूँ बेटा? क्योंकि नीट में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाहर से अगर हम आएंगे तो सबसे पहला लेयर क्या होगा, तीसरा लेयर क्या होगा, या अंदर से अगर हम बाहर की तरफ जाए तो पहला लेयर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। दूसरा तो सेम ही होगा दोनों केस में, लेकिन अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो सेल मेम्ब्रेन पहला होगा, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो ग्लाइकोकैलिक्स पहली लेयर होगी। क्लियर? और फिर सब सरफेस अपेंडेज में 3 चीजें आती है जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, फ्लैजेला, फिम्ब्राई एंड पिलाई। सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम अंदर की बात करते हैं बेटा। तो अंदर हमको क्या मिलेगा? हमको इस बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे पहले तो एक फ्लूइड मिलेगा, और उस फ्लूइड के साथ बहुत सारे चीजें मिलेंगी, ठीक है। और इस सारे को हम क्या कहते हैं? इसको हम मिलाकर साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। This fluid plus all the components that are present there inside the bacterial cell in this fluid. तो क्या क्या है? सबसे पहले हमें इस सेल के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, जो
किसी एक जगह पर होगा। अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस का काम क्या है? हमारे डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को अंदर अपने सेफ रखना, राइट। लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहता है। इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। और ये जगह जहां पर ये है, इसको बेटा क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और डीएनए को आप जीनोफोर कह सकते हो। तो आप न्यूक्लियोइड कहो, जीनोफोर कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, जहां पर बैक्टीरिया का जीनोम रिजाइड करता है, बैक्टीरिया का डीएनए जेनेटिक मटेरियल रिजाइड करता है। लेकिन इसके अलावा और एक डीएनए का मॉलिक्यूल इस बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है जो इससे अलग है। ठीक है बेटा, ये तो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर जेनेटिक मटेरियल है जो इस बैक्टीरिया के लिए एसेंशियल है, इसके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, सारा कंट्रोल इसके पास है। लेकिन इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, बैक्टीरियल सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। व्हाट डू दे हैव? एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियोइड में है, इसके अलावा ये और एक डीएनए का मॉलिक्यूल, इसकी बहुत सारी कॉपीज हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये इन एडिशन टू द जेनेटिक मटेरियल और एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, और इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं या प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। देन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के अंदर सारे प्रोटीन्स को बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में बस एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम यही राइबोसोम करता है। अगर आप स्पेसिफिकली देखो कौन सा, तो इट इज 70S राइबोसोम। क्लियर? इसके बाद बेटा इस सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। ये वो स्ट्रक्चर्स है इस सेल के अंदर जिनमें रिजर्व फूड रहता है। आप इस तरह से अभी इसको याद रख सकते हो। तो इंक्लूजन बॉडीज हो गई। इसके बाद और क्या मिलता है हमें इस सेल के अंदर? हमें मिलता है बेटा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कहीं कहीं पर थोड़ा अंदर की तरफ धसी हुई होती है, और ये आप ऐसे कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन, मतलब ये अंदर की तरफ घुस रहा है। अंदर की तरफ ये धसा हुआ मेम्ब्रेन जो तीन फॉर्म्स में हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी ने इसकी तीन फॉर्म्स मेंशन की है, तो मैं तीनों फॉर्म्स को यहाँ पे बनाऊंगी। ये वेजिकल के शेप में हो सकता है। वेजिकल मीन्स एक बबल या बलून जैसा एक गोल स्ट्रक्चर, और ये ट्यूब फॉर्म में हो सकता है, और तीसरा स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में मेंशन किया है ये लैमेली के फॉर्म में हो सकता है। तो ये बेटा क्या है? ये जो मैंने तीन स्ट्रक्चर्स बनाए ये क्या है? ये है मीजोसोम। क्या है? मीजोसोम। ये मीजोसोम है क्या? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स या इन्वेजिनेशंस है। इसकी तीन शेप्स हो सकती है, या तो ये वेजिक्यूलर होगा, या तो ये ट्यूब जैसा ट्यूब्यूलर होगा, या तो ये ऐसे लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जो फोल्डिंग्स एक दूसरे के ऊपर रह रही है इस फॉर्म में हो सकता है, जिसको लैमेली कहती हैं। तो ये तीन शेप्स इसकी हो सकती है, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मीजोसोम। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। आप एक बार इसको ध्यान से देख लो और रिवाइज करो।
अब इन सारी चीजों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा सेल एनवलप से। सेल एनवलप में कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स है। द सेल एनवलप इज अ 3 लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर 3 लेयर कवरिंग। सबसे पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल और आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स से स्टार्ट करते हैं, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। ये बैक्टीरियल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है और ये आउटर मोस्ट जो है इट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है बेटा? ये पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स का बना है। पॉलीसैकेराइड्स मीन्स शुगर्स या आप कहो कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स का बना है प्लस प्रोटीन्स का बना होता है। और इसके 2 फॉर्म्स है, ये कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है या ये स्लाइम लेयर में के फॉर्म में हो सकता है। स्लाइम लेयर हो कैप्सूल हो, दोनों को हम ग्लाइकोकैलिक्स ही बोलेंगे। कैप्सूल है तब भी ग्लाइकोकैलिक्स है, स्लाइम लेयर है तब भी ग्लाइकोकैलिक्स है। अब ये किस फॉर्म में है? कैप्सूल हम किसको बोलते हैं बेटा? अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर जो है अगर ये हार्ड हो गया, अगर ये हार्ड टफ हुआ, थिक हुआ और वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ, तब हम इसको क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। लेकिन अगर ये थिन लूज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा तब हम इसी ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर कहते हैं। तो स्लाइम लेयर है या कैप्सूल है, दोनों ही आउटर मोस्ट कवरिंग है, ग्लाइकोकैलिक्स है। यहाँ पे आप इमेज देखो, ये बैक्टीरियल सेल्स है। यहाँ पे आपको बेटा इस वाली सेल में ये व्हाइट जो दिख रहा है ना पतला सा, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बाहर वाली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक लेयर दिखती है बाहर वाली, दिस इज द कैप्सूल। यहाँ पे आप देखो जो बाहर है ये ऐसे बिखरा हुआ, मतलब वेल ऑर्गेनाइज नहीं है और ये थिन है, स्लाइमी है, ठीक है, थिन है, लूज है। आपने भिंडी को देखा है, भिंडी के अंदर जो वो स्लाइम जैसा निकलता है, बिल्कुल ये वैसा ही होता है, थिन, लूज, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, स्लाइम लेयर क्या है, कैप्सूल क्या है। ये दोनों ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म्स है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स एक थिक टफ ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, तो इसको कैप्सूल कहेंगे। लेकिन अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड, थिन और लूज वे में होगा, इसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं बेटा। फंक्शंस की जब बात करते हैं, इसका रोल कहाँ पे है? ये बैक्टीरियल सेल के बाहर तो होता है, क्यों होता है, ये क्या फायदा देता है बैक्टीरियल सेल को? सबसे पहले तो ये उसको डेसिकेशन से बचाता है। डेसिकेशन मींस ड्राइंग आउट होने से बचाता है। एक बैक्टीरियल सेल को सूखने से बचाता है, वाटर कंजर्वेशन में उसको हेल्प करता है। देन इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। आप कह सकते हो ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से, प्रोटेक्ट करता है फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस मींस जब एक बैक्टीरियल सेल हमारे अंदर जाएगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो क्या करेंगी? वो इसको खाने की कोशिश करेंगी, उसी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब क्योंकि इस बैक्टीरियल सेल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, जस्ट लाइक अ हेलमेट, ये इसको प्रोटेक्शन देता है, इसका चेहरा छुपा लेता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम बेटा इसको पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसने मास्क पहना है, इसके ऊपर एक कवरिंग है जो इसको रिकॉग्निशन से बचाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान नहीं पाता कि ये एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है और इसके लिए कोई भी रिएक्शन हमारा इम्यून सिस्टम शो नहीं करता। और इसी की वजह से ये रोल प्ले करता है इन वायरुलेंस एंड पैथोजेनिसिटी। वायरुलेंस पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया टू कॉज अ डिजीज इन इट्स होस्ट। एक होस्ट में डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी है उसको हम वायरुलेंस कहते हैं या पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान ही नहीं पाता, तो बोलो ये बैक्टीरिया खतरनाक होगा ना, ये ज्यादा, इसमें ज्यादा चांसेस है ना, ये ज्यादा बीमारियां फैला सकता है, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं इसका रोल है, इट कंट्रीब्यूट्स टू वायरुलेंस एंड पैथोजेनिसिटी। देन इसकी और एक फंक्शन है, इट helps in adhesion to the surfaces and host cells। आगे बढ़े, अब आते हैं सेल एनवलप के दूसरे कंपोनेंट के तरफ, जो है सेल
वॉल। सबसे पहले जो आप याद रखोगे बेटा, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। तो हम सेल वॉल की जब बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। एंड देन इट लाइज बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। अगर ये बैक्टीरियल सेल का सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद हमारी सेल वॉल है, और इसके बाद आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे हमारा सेल वॉल पाया जाता है, या आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में सेल वॉल होती है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है बेटा, इसको आगे देखेंगे दूसरी स्लाइड में। सेल वॉल का रोल क्या है, ये शेप देता है और रिजिडिटी देता है किसको, सेल को। और इसका और एक फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक लाइसिस, जो एनसीईआरटी में आपका सीधे सीधे ये लाइन दी हुई है। जो सेल वॉल है ये एक बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल सेल को लाइसिस से या बर्स्ट होने से बचाता है। किससे बचाता है बेटा, बर्स्ट होने से। कैसे, एक बैक्टीरियल सेल अगर एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रही तो पानी उसकी सेल के अंदर चला जाएगा। पानी जितना अंदर जाएगा सेल उतना फूलती जाएगी, उतना स्वेल होती जाएगी। एक स्टेज तक के बाद वो फट सकती है, लाइस हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है, राइट। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल है, ये इसको एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद फूलने या स्वेल होने नहीं देता। दैट्स द रीजन ये सेल को लाइसिस से बचाता है। क्लियर। अब इसके दो टाइप्स है। कितने टाइप्स है बेटा, सेल वॉल के दो टाइप्स है, या आप ऐसे कह सकते हो कि बैक्टीरिया को हम सेल वॉल के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इसको समझते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा, इनका थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें ये पेप्टाइडोग्लाइकन की एक मोटी सी थिक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। उसके बाद हमारा सेल वॉल है जो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है, और आप यहां देख सकते हो ये कितनी एक मोटी थिक लेयर है, राइट। सो दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब हम देखते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, राइट। तो ये सारा सेल वॉल है। इस सेल वॉल में बेटा दो लेयर्स है, एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर और उसके बाद एक दूसरी लिपिड बाइलेयर, या आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती एक दूसरी लेयर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा ये है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सारा जो है ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल यहाँ पे दो लेयर्स में होता है, अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्लस दिस आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही किसका बना है, ये लिपिड्स का बना होता है। लेकिन जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन है, इसमें लिपिड्स नहीं होते, इसमें प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या क्या है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल डिफरेंट है। उनका सेल वॉल कैसा है, वहां पे एक थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है और उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसमें लिपिड्स होते हैं। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ लिपिड्स, या आप कह सकते हो विच इज रिच इन लिपिड्स। अब इससे होता क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकन को समझते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन है क्या, पेप्टाइडोग्लाइकन बेटा ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का। आपसे क्वेश्चन आए और पूछा भी जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है, जिसका दूसरा नाम है म्यूरिन। आपके ऑप्शन में पेप्टाइडोग्लाइकन हो या म्यूरिन हो, आपको इन्हीं दो को मार्क करना है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स कहो या प्रोटीन्स कहो, प्रोटीन्स नहीं कह सकते, एक्चुअली पेप्टाइड्स ही कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे कुछ ही अमाइनो एसिड्स जुड़ के पेप्टाइड्स बनाते हैं।
और यही पेप्टाइड्स इसका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। कैसे? आप इस इमेज को देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस ग्रीन पार्ट इज द सेल वॉल। और सेल वॉल को अगर हम देखें किसका बना है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स मिलेंगे, दो दो है ना, यहाँ पे आपको ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू करके ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ देखने को मिलेगा। ये है क्या? ये जो है ये बेटा शुगर्स है। क्या है? शुगर्स। ये सारे जो है ये शुगर्स है, ठीक है, ये सारे शुगर्स है। और ये क्या है? जो ये है ये बेटा पेप्टाइड्स है। क्या है? पेप्टाइड्स। ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक होके इन्होंने पेप्टाइड्स बनाए हैं और ये पेप्टाइड चेन्स है। तो आपके पेप्टाइडोग्लाइकन में आपको क्या मिलेंगे? ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ दीज शुगर्स। तो जब हम देखते हैं ये शुगर्स क्या है, सबसे पहले नैग है और दूसरा नैम है। नैग नैम नैग नैम नैग नैम के ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स है। नैग मीन्स एन एस्टाइल ग्लूकोस अमीन एंड नैम इज एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों शुगर्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके। और नैग नैम नैग नैम नैग नैम के ऑल्टरनेटिंग यूनिट से ही हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन बना है। ये नैग हो गया, ये नैम हो गया, दिस इज नैग, दिस इज नैम, नैग नैम एंड सो ऑन। तो ये नैग नैम के ऑल्टरनेटिंग यूनिट से ये एक चेन बनी है। सिमिलरली ये चेन बनी है, इसी तरह से ये चेन बनी है, ये चेन बनी है। और डिफरेंट चेन्स को आपस में जोड़ता लिंक कौन करता है? वो ये पेप्टाइड्स है, ठीक है। ये पेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे लिंक हो जाते हैं और एक नॉट की तरह इन चेन्स को एक दूसरे के साथ बांध देते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स अटैच टू नैम क्रॉस लिंक द लेयर्स गिविंग स्ट्रेंथ। और इसकी वजह से क्या मिलती है? सेल वॉल को स्ट्रेंथ मिलती है। इज दिस क्लियर? तो ये है पेप्टाइडोग्लाइकन। हमारा बैक्टीरियल सेल किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? ये शुगर्स और पेप्टाइड से बना है। शुगर्स कौन से शुगर्स है? इसमें दो तरह के शुगर्स है, एक नैग है, एक नैम है। नैग नैम नैग नैम नैग नैम के ऑल्टरनेटिंग यूनिट से चेन्स बनती है और उन चेन्स को पेप्टाइड्स आपस में लिंक करते हैं और इसको स्ट्रेंथ देते हैं और एक सेल वॉल बन जाती है। राइट? तो बेटा हमारी बैक्टीरियल सेल का दूसरा लेयर जो है वो है सेल वॉल। ठीक है। पहला क्या था? ग्लाइको कैलिक्स। हम बाहर से आ रहे हैं अंदर की तरफ, ये ग्लाइको कैलिक्स पहला हो गया और दूसरा हो गया सेल वॉल। अभी हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल किसका बना है? ये बना है पेप्टाइडोग्लाइकन का। ओके। लेकिन हमारा सेल वॉल के बेसिस पे हमारे दो तरह के बैक्टीरिया है, एक तो ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में क्या है बेटा? थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। और ग्राम नेगेटिव में क्या है? ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। मैं शॉर्ट में पीजी लिख रही हूं। और उसके बाद उसके साथ जुड़ी बाहर से और एक आउटर मेम्ब्रेन है। उस आउटर मेम्ब्रेन में क्या है बेटा? लिपिड्स है। मैं ये क्यों कह रही हूँ लिपिड्स है? क्योंकि हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे इन्हीं लिपिड्स का रोल रहता है। आई होप इतना क्लियर हो गया कि हमारे बैक्टीरिया दो टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम क्या है? पहले तो ग्राम को समझते हैं। ये ग्राम क्या है? ये बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है, क्रिस्टियन हैंस क्रिस्टियन ग्राम। 1884 में इन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी, उनके नाम से पड़ा है ये ग्राम। और ग्राम पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? ग्राम क्या है? ग्राम स्टेनिंग क्या है बेटा? ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड है जिसमें हम दो डाइज का यूज करते हैं। क्या करते हैं? दो डाइज का यूज करते हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ग्राम स्टेनिंग, हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने 1884 में ये टेक्निक डेवलप की। इसमें हम दो डाइज का
यूज करते हैं। कौन से 2 डाइस का यूज करते हैं? इसमें हम सबसे पहले तो क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं, पहली डाई, और फिर दूसरी डाई जो रहती है सैफरनिन। इन 2 डाइस का यूज करते हैं हम, और हम लास्ट में क्या देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया डाई को रिटेन करता है। जो डाई को रिटेन करता है उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो डाई को रिटेन नहीं करता उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। अब समझ में आया ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है? ग्राम पॉजिटिव मीन्स वो बैक्टीरिया जो डाई रिटेन करते हैं। कौन सी डाई? ग्राम स्टेनिंग की डाई। और ग्राम नेगेटिव क्या है? जो डाई को रिटेन नहीं करते, ठीक है, तो उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। कौन से 2 डाई यहाँ पे यूज होते हैं? एक क्रिस्टल वॉयलेट और दूसरा सैफरनिन। और कितने ग्रुप्स बन जाते हैं हमारे बैक्टीरिया के? 2 बन जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव डाई रिटेन करते हैं, आप ऐसे समझो उनमें कलर आता है क्रिस्टल वॉयलेट का पर्पल कलर, और ग्राम नेगेटिव है उनमें वो कलर नहीं आता। अब क्यों आता है उसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम इस स्टेनिंग प्रोसीजर को देखते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ग्राम स्टेनिंग मेंशन है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है। तो बेटा ग्राम स्टेनिंग में हम अपने बैक्टीरिया को लेते हैं, क्या करते हैं? बैक्टीरिया को लेते हैं और उन पे सबसे पहला डाई डालते हैं जो है क्रिस्टल वॉयलेट, वो पर्पल कलर की डाई होती है। तो हमने बैक्टीरिया के ऊपर डाई डाल दी, उसको छोड़ देते हैं। हम क्या देखते हैं कि वो डाई उस बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर चली गई है, और बैक्टीरिया कैसे अपीयर होते हैं? पर्पल। उसके बाद हम, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया जहां पर हम क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? हम इस क्रिस्टल वॉयलेट को बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ चिपका देते हैं। उसके लिए हमें यूज होता है एक मॉर्डेंट। मॉर्डेंट मींस फिक्सर, जो फिक्स करे इस डाई को सेल वॉल के साथ। और इस केस में हम कौन सा मॉर्डेंट यूज करते हैं? आयोडीन। सो दिस इज आयोडीन। पहले हमने क्या किया? क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, उसकी वजह से सेल्स का कलर कैसा हुआ? पर्पल हुआ। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या डालते हैं? हम आयोडीन डालते हैं। आयोडीन क्या है? फिक्सर या मॉर्डेंट। ये भी पूछा जाता है मॉर्डेंट ग्राम स्टेनिंग में क्या है? मॉर्डेंट आयोडीन है। आयोडीन क्या करता है? इस डाई को चिपका देता है सेल वॉल के साथ। और फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे डीकॉलराइजेशन करते हैं। हम यहाँ पे क्या डालते हैं? हम यहाँ पे एसीटोन, अल्कोहल डालते हैं, ठीक है बेटा। अल्कोहल डालने के बाद हम क्या करते हैं? वॉशिंग करते हैं। अल्कोहल की वजह से क्या हो जाती है? डीकलराइजेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ही सेल्स में डीकलराइजेशन हो रही है। यहाँ आप देख सकते हो इन सेल्स में कलर लॉस हो जाता है, ठीक है, कलर निकल जाता है। लेकिन कुछ सेल्स है जो यहाँ आप पर्पल देख रहे हो, इनमें डाई रह जाता है, इनमें डाई लॉस नहीं होता। क्यों? यहाँ पे ही पेप्टाइडोग्लाइकन का या सेल वॉल के स्ट्रक्चर का आइडिया आता है। यहाँ पे आपको 2 तरह के बैक्टीरिया अब मिल रहे हैं, एक वो जो डाई छोड़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वो जो क्रिस्टल वॉयलेट को नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी उनके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाले जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो ये कलर डीकलराइज हो जाते हैं ये ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ऐसा क्या है डिफरेंस कि एक ने डाई छोड़ दी, एक ने रिटेन की? ग्राम पॉजिटिव में मैंने आपको कहा इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है, राइट। उससे क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है, उस थिक लेयर में घुस जाती है हमारे क्रिस्टल वॉयलेट, और वो वहां चिपक जाती है, बैठ जाती है, सेटल हो जाती है। ओके, अब जब हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, इनमें क्या है? इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत कम है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, लेकिन इनमें आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में मैंने क्या बताया? उसमें ज्यादा क्या है? उसमें ज्यादा लिपिड्स है। और अल्कोहल क्या करता है? इन लिपिड्स को डिसॉल्व करता है। क्या करता है? लिपिड्स को डिसॉल्व करता है। अब लिपिड्स को डिसॉल्व कर दिया, आउटर मेम्ब्रेन को ही डिसॉल्व कर दिया, तो डाई निकल जाती है।
ओके लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन में लिपिड्स नहीं है, तो वहां पे जो वॉल है वो डिसॉल्व नहीं होती, इनफैक्ट अल्कोहल की वजह से वो श्रिंक हो जाती है और डाई जो है वो ज्यादा टाइटली अंदर बैठ जाती है। लेकिन हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें लिपिड्स डिसॉल्व हो गए और उसके साथ डाई भी निकल गई। दैट्स द रीजन यहाँ पे हमारी कुछ सेल्स ऐसे आती है जिनमें डाई नहीं होता और कुछ सेल होती है जिनमें डाई होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि अब इनमें कोई कलर नहीं है तो इनको हम देखें कैसे, हम इसमें एक काउंटर स्टेन करते हैं। काउंटर स्टेन मींस अब दूसरा डाई जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं सैफरनिन जिसका पिंक कलर होता है। क्या कैसा होता है? पिंक कलर होता है। तो अब हमने सैफरनिन डाल दी। अब पर्पल वाले तो पिंक वाला डाई नहीं ले सकते, उनके पोर्स भी टाइट हो चुके हैं, उनके अंदर सैफरनिन नहीं जाएगी, जाएगी भी तो पर्पल डाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारे ये वाले सेल्स है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, इनमें कोई डाई नहीं है, ये अपने अंदर अब डाई को ले लेते हैं, इस पिंक डाई को, और ये कैसे अपीयर होते हैं? पिंक। तो जो पिंक वाले हैं ये ग्राम नेगेटिव है और जो पर्पल है दीज आर ग्राम पॉजिटिव। तो इस बेसिस पे हमारी दो कैटेगरीज बन जाती है बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और ये किस बेसिस पे हुआ बेटा? सेल वॉल के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया में सेल वॉल के दो टाइप्स है। दो टाइप्स कौन से है? पहला ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ। तो बेटा सेल एनवलप का पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। इसमें आपने क्या पढ़ा? कैप्सूल पढ़ा। ये इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल हो सकता है, ये इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर हो सकती है। देन हमने सेल वॉल पढ़ा। सेल वॉल में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा दो तरह के सेल वॉल होते हैं जिसके बेसिस पे वो ग्राम स्टेन को या तो रिटेन करेंगे या तो नहीं रिटेन करेंगे। और हमारे दो कैटेगरीज बैक्टीरिया की बन जाती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग कैसे करती है? कितने स्टेप्स है उसमें? 4 स्टेप्स है। सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, उसके बाद आयोडीन एज मॉडर्न डालते हैं या फिक्सर डालते हैं, उसके बाद डिकलराइजेशन के लिए अल्कोहल यूज करते हैं और फिर काउंटर स्टेन, उसमें सैफरन होता है। बेटा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन कौन सा है, तो आप याद रखोगे इट इज सैफरनिन। और हमारे ग्राम नेगेटिव सेल्स कैसा कलर दिखाती है, शो करती है? इट इज पिंक कलर। तो ये वाला हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, जो हमारे दो लेयर्स है सेल एनवलप के। अब बात करते हैं तीसरे लेयर की, जो है सेल मेम्ब्रेन। आपके एनसीईआरटी में बस 2 लाइनें लिखी है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। वहां पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल एंड इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट्स। तो वहां पे कोई चीज मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ना है, इसका कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हमें कब देखनी है? जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में है वैसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में भी है। अगर क्वेश्चन आए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, in terms of structure they are similar, in terms of composition also they are similar, बस एक दो कुछ चीजों की फर्क है, अदरवाइज सारी चीजें सेम टू सेम हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। इट इज द आउटर लिविंग बाउंड्री लाइज जस्ट बिलो द सेल वॉल। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सेल वॉल के नीचे है क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं। पहले ग्लाइकोकैलिक्स था, फिर सेल वॉल था और फिर उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी। ये होती कैसी है? ये थिन फ्लेक्सिबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। थिन होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे सेल वॉल है ना वो रिजिड है और सेल वॉल डेड है बेटा, ये आप याद रखोगे। यहाँ पे मैंने जो ये लिविंग बाउंड्री लिखा है इसका मतलब क्या है? ये लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग लेकिन सेल वॉल इट इज डेड। ओके, इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल एंड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिवली परमेबल क्या होता है बेटा? सिलेक्टिवली परमेबल मींस ये कुछ चीजों को अपने अंदर जाने देता है और कुछ चीजों को रोक लेता है। ऐसा नहीं है कि ये परमेबल है, जो भी चीज आ रही है वो अंदर जा रही है, नहीं, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ गेट। कुछ चीजों को ये अंदर छोड़ती है, कुछ चीजों को ये अंदर जाने से रोकती है। तो वो मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को ही अंदर जाने दे या अलाउ करे और कुछ चीजों को रोक के, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सिलेक्टिवली परमेबल वो मेम्ब्रेन होता है बेटा जो अलाउ करता है कुछ ही चीजों को
और कुछ को जाने से रोकता है। उसके बाद इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट्स। इसका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जैसा ही है। कैसा है इसका स्ट्रक्चर? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है बेटा। इसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। लेकिन आप एक आइडिया अभी ले सकते हो कि ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। किसका बना होता है? लिपिड्स का। लिपिड की एक बाइलेयर होती है, ये एक लेयर लिपिड की, ये दूसरी लेयर लिपिड की, और इसमें होते हैं प्रोटीन्स। तो ये लिपिड्स का और प्रोटीन्स का बना होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन्स। और इसके फंक्शंस क्या है? इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ को नहीं, कुछ को रोक देता है। हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज द साइट फॉर रेस्पिरेशन एंड एटीपी सिंथेसिस। रेस्पिरेशन, एटीपी सिंथेसिस सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होती है। कैसे होती है? क्योंकि इनमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मेसोजोम, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मेसोजोम क्या है बेटा? मेसोजोम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स या इन्वेजिनेशंस है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। या तो एक वेजिकल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएगी, फॉर्म बनाएगी, या तो एक ट्यूब जैसा फॉर्म बनाएगी, या तो एक लैमिली जैसा। लैमिली मीन्स ऐसे एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए कुछ शीट जैसे स्ट्रक्चर्स, तो ऐसे लैमिली। मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। वेजिकल फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में हो सकता है, या लैमेलर फॉर्म में हो सकता है। तो ये मेसोजोम है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। क्यों फोल्ड हो जाता है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्यों सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है? क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस है बेटा? सबसे पहले तो ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। रेस्पिरेशन मीन्स जनरेशन ऑफ एनर्जी। इन मेसोजोम्स के ऊपर एंजाइम्स लगे होते हैं। यही एंजाइम्स क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? मेसोजोम्स में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन में इसका रोल है। आपका जो न्यूक्लियोइड है, जो न्यूक्लियोइड होता है बेटा, वो हमेशा इस मेसोजोम के पास होता है। मेसोजोम इस न्यूक्लियोइड को एक पर्टिकुलर जगह पे रखता है, और जो ही हमारे इस न्यूक्लियोइड का जीनोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, अब उसको डॉटर सेल में डालना है, तो यही मेसोजोम जो है ये इसको हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये लाइन आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, सेल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डॉटर सेल्स। उसके बाद सेल डिवीजन में भी मेसोजोम्स का रोल है, क्योंकि सेल डिवीजन के बाद जब दो सेल्स बनती है, सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उन सब के लिए जो भी प्रिकर्सर्स चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो यहाँ मेसोजोम्स पे जमा कर दिया जाता है। उसके बाद सेल डिवीजन होती है या सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सो मेसोजोम्स है क्या? These are the infoldings of plasma membrane, can be vesicles, tubules or lamellae. I hope this is clear.